नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड का दौरा किया। मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री रांची से सड़क मार्ग द्वारा जमशेदपुर पहुंचे। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। भारी बारिश के बीच लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड का रिश्ता चुनाव या राजनीति का नहीं बल्कि दिल का है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने झारखंड में स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्ट शासन प्रशासन और तुष्टीकरण की नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने राजद, कांग्रेस और जेएमएम को झारखंड का दुश्मन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा आदिवासी, युवा, गरीब, वंचितों के हितों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने तक या फिर आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति बनाए जाने तक भाजपा ने सबका विकास, सबका विश्वास की नीति अपनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ राज्य में परेशानी बन रही है। उन्होंने कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया। झारखंड के नाटकीय राजनीतिक और सियासी घटनाक्रम के शिकार हुए चंपई सोरेन के अपमान का मुद्दा भी पीएम मोदी ने मंच से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम के लिए सत्ता सबसे ऊपर है, आदिवासी का सम्मान या उनका हित नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 6 वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका, भागलपुर शामिल रहीं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत उन्होंने लाभार्थियों को 46,000 घर सौंपे। साथ ही उन्होंने 32 करोड़ की रकम पहली किस्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान है। इसलिए विकास कार्यों को संपूर्णता में कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो एक महिला ने उनका स्वागत कर्मा पर्व के प्रतीक जावा से किया, जिसका प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया और झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के लिए अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने अहमदाबाद दौरे के कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि झारखंड में यादगार कार्यक्रमों के बाद थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचा हूं। 16 सितंबर को गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। सुबह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करूंगा। जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं और 13 सितंबर को ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया था। दिल्ली की अनियमितताओं को देखते हुए लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ये माना जा रहा है कि अब इस्तीफा देना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। मुकदमा चलने तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। वो इस मामले में जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये इस्तीफा उनके जुर्म का एक बालिया बयान है। उन्होंने ये भी पूछा कि इस्तीफे के लिए 48 घंटे का समय क्यों मांगा गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी ही सरकार में अपनी ही जेल चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल के गैर बीजेपी नेता होने के चलते जेल भेजे जाने के दावे पर भाजपा ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये उनके सबसे बड़े झूठ में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए अपने पद को जेल जाने से पहले ही छोड़ दिया। केजरीवाल के इस फैसले पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल सीएम पद का कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इस्तीफा देने का ढोंग कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सशर्त रिहाई और इस्तीफे के ऐलान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर कार्रवाई अभी जारी है और दिल्ली की जनता उन्हें जल्द ही जवाब देगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तो पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोलकाता आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को सियालदेह कोर्ट में पेश किया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया था उन्हें। हालांकि संदीप घोष पहले से ही मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जेल में हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए घर घर संपर्क करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले समय में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा होने वाला है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके अलावा पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व भी हरियाणा के सभी 90 हलकों में जाकर जनता से वोट की अपील करेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के वर्तमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक बार फिर अनुच्छेद 370 हटाने पर सवाल उठाया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने बयान को सिरे से नकारते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला झूठ और भ्रम पैदा करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकोट में बैठक की। ये बैठक देश के पश्चिमी हिस्से के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ की गई। मनसुख मांडविया ने आने वाले वर्षों में देश में 4 करोड़ रोजगार के अवसर को हासिल करने और युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है। बजट के तहत घोषित योजनाओं को साकार करने की दिशा में काम करेंगे। उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सत्यापन अभियान को और सख्ती के साथ चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लोहिया नगर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। एक 3 मंजिला इमारत के ढह जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त इमारत में एक ही परिवार के करीब 15 लोग थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में भेड़िए के हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री प्रभावित परिवारों से मिले और उनका हालचाल जाना और फिर अधिकारियों से भेड़िए को पकड़ने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दूर दराज इलाकों में रह रहे हर एक गरीब व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए
हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाया है। HMIF की स्पर्श संजीवनी ने TSL के साथ मिलकर 10 टेलीमेडिसिन सेंटर्स और 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को लॉन्च किया, जिसका फायदा 20 लाख से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 434 ITI में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने बिना नाम लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग विदेश जाकर भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में डिजिटल टावर का उद्घाटन किया। दूरदर्शन ने आज अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। दूरदर्शन के 65वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में DD परिसर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है, दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर दूरदर्शन देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समृद्ध बनाने में भी बड़ा योगदान कर रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है। नए लुक, नए कलेवर के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है। दूरदर्शन के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने दूरदर्शन का जश्न मनाया। 60 के दशक के मध्य में संगठन में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य इन वर्षों में DD की यात्रा का हिस्सा रहे हैं। भारत ने टाइफून यागी के कारण हुई भीषण बाढ़ से प्रभावित देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। इसके तहत भारत के मित्र देशों म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेजी गई। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की। भारतीय वायुसेना के भारी मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर से वियतनाम के लिए जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन, सौर लालटेन सहित 35 टन की सहायता सामग्री भेजी गई है। वियतनाम को चिकित्सा सहायता की आपूर्ति भी की गई है, जबकि कंबोडिया के लिए INS सतपुड़ा द्वारा 10 टन सहायता भेजी गई, जिसमें जेनसेट, जल शोधन आइटम, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी, कंबल और स्लीपिंग बैग शामिल हैं। देश भर में दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार ओणम बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। दक्षिण भारतीयों की आस्था के प्रतीक ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ओणम के शुभ अवसर पर मैं सभी को, विशेषकर केरल के हमारे भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामना देते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा कि सभी को आनंदमय ओणम की शुभकामनाएं, सर्वत्र शांति, समृद्धि और कल्याण हो। एक छोटा सा ब्रेक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए
IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर, जिसे मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है, मैं सभी नागरिकों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने हमें प्रेम और भाईचारे की भावनाओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में समानता और सद्भाव के महत्व पर जोर दिया। भारत के कोयला उत्पादन में 5.85% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी डेटा के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर 12 सितंबर तक 411.62 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की डेमोग्राफी आने वाले वर्षों में देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। 2045 तक देश में कामकाजी लोगों की संख्या में 17.9 करोड़ का इजाफा होगा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड की ओर से महाराष्ट्र को 6,600 मेगावाट की सोलर और थर्मल पावर आपूर्ति की जाएगी। कंपनी की ओर से यह ऐलान किया गया है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2.01 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़े 6,084 मामले पकड़े हैं। डीजीजीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कर चोरी के लगभग 46% मामले कर का भुगतान न करने से संबंधित हैं। 20% मामले फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी से संबंधित हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर पहल परिवर्तन के तहत 2025 तक 60,000 रुपये सालाना से कम आय वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार भारत में 90% वित्तीय संस्थान नवोन्मेषण के लिए एआई और सृजनात्मक एआई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गौड़ ग्रुप मजबूत मांग के बीच कारोबार का विस्तार करने की अपनी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नई लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। आरबीआई अगले 4 से 5 साल में अपने मुद्रा प्रबंधन बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने की योजना बना रहा है। भारतीय ऑडियो उपकरण बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। शोध कंपनी जीएफके ने एक रिपोर्ट में बताया कि जून 2024 में ऑफलाइन खुदरा बिक्री 5,000 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वॉशिंगटन डीसी में 2024 फिनिक्स अवार्ड्स में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने रविवार को कहा कि यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता राशि बढ़ा दी गई है। पड़ोसी देश श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। चेक गणराज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ प्रभावित उत्तरी चेक गणराज्य में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। यूक्रेन के ओडिशा शहर के उपनगरीय इलाके में एक मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस और यूक्रेन ने शनिवार को 206 युद्धबंदियों का आदान प्रदान किया। गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। यमन के हुती विद्रोहियों ने रविवार को मध्य इजराइल पर हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली। इजरायली सेना ने भी कहा कि रविवार को लेबनान से इजराइल की ओर 40 मिसाइल दागे गए।
एक और छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि रविवार को उत्तरी यमन पर नियंत्रण रखने वाले ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पोप फ्रांसिस ने एशिया और ओशिनिया की 12 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद रविवार को अपनी पहली एंजेलस प्रार्थना के दौरान पश्चिम एशिया में शांति और बंधकों की रिहाई की अपील की। नीदरलैंड में जीवाश्म ईंधन पर सरकार के फैसले को लेकर प्रदर्शन कर रहे कई जलवायु कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रमुख राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। पूर्वी रोमानिया बाढ़ की चपेट में है और कम से कम 4 की मौत हो गई है। हजारों की संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। पोलैंड के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। उधर ऑस्ट्रिया में भी भारी वर्षा से कई नदियां उफान पर हैं, जिससे वहां बाढ़ की स्थिति हो गई है। यूरोपीय देश जर्मनी में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। दक्षिणी जर्मनी में कई नदियां उफान पर हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम अविजित रहते हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है, जहां सोमवार को भारत का सामना कोरिया से होगा। भारत 5 मैचों में 5 जीत के साथ शानदार फॉर्म में है। भारत ने चीन को 3-0 से, जापान को 5-1 से और मलेशिया को 8-1 से हराया। डेविस कप में रामकुमार रामनाथन और एन श्रीराम बालाजी पुरुष डबल्स के करो या मरो मुकाबले में हार गए। वहीं सिद्धार्थ विश्वकर्मा भी पहले सिंगल में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। भारत की 17 वर्षीय अनमोल खरब ने बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के चुनौतीपूर्ण फाइनल में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराकर महिला सिंगल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। क्वालिफाइंग चरण से मुख्य दौर में जगह बनाने वाली अनमोल खरब ने 59 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में डेनमार्क की अमाली शुल्ज पर जीत दर्ज की। बांग्लादेश के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने आयरिश ओपन के तीसरे दिन मुश्किल भरे हालात में 5 ओवर 76 का कार्ड खेला, जिसमें वो संयुक्त 15वें से संयुक्त 36वें स्थान पर खिसक गए। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। नीरज चैंपियन बनने से 1 सेंटीमीटर के अंतर से चूक गए। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स पहले स्थान पर रहे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए रियल सोसिएदाद को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ब्रेंटफोर्ड पर 2-1 की जीत हासिल की। EPL के ही एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन पर 3-0 की जीत हासिल की।
एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। लिवरपूल को नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 1-0 से शिकस्त दी। देर रात खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने AFC बोर्नमाउथ पर 1-0 की जीत दर्ज की। हैरी केन की हैट्रिक की मदद से बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा में हॉल्स्टीन कील पर 6-1 की बड़ी जीत हासिल की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर को अपनी बेटी का वेलकम किया है। अब दीपिका को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर अपना बायो बदल दिया है। उन्होंने अपने बायो को फॉलो योर ब्लिस से बदलकर फीड, वर्क, स्लीप, रिपीट कर लिया है। आलिया भट्ट की आगामी फिल्म जिगरा अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों पुरानी फिल्मों को दोबारा रिलीज होने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में 2018 की फिल्म तुम्बाड एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। फरहान अख्तर एक नई फिल्म लेकर आने वाले हैं जो भारत चीन युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म का नाम 120 बहादुर है। अभिनेता अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार अपना 22वां जन्मदिन मना रहे हैं। अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि आरव फिल्मों से हटकर फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभिनेत्री शोभिता धुलीपाला की नई फिल्म लव सितारा का नया पोस्टर निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। भारत में इवेंट को विशेष रूप से लायंस गेट प्ले पर 16 सितंबर को सुबह 5:30 बजे IST पर स्ट्रीम किया जाएगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।